वेलकम बैक टू दी कैन। और हम फिर से रिज्यूम करते हैं हमारा चैप्टर 2 क्लास 10th साइंस, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इस समय हम लेंगे टॉपिक पीएच स्केल के बारे में। देखिए, पीएच स्केल क्या होता है कि ये एक स्केल है, या इसको ना हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इससे एसिड्स या बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो pH scale is actually a scale which is used to measure the hydrogen ion concentration. बेसिकली ये pH स्केल को हम ये कहते हैं pH मेजर करता है, और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देखिए जब एसिड हो या बेस हो, अगर एसिड है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलेंगे, और बेस है तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। तो पीएच स्केल से बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन आयन को मेजर कर रहे हैं और अगर एक बेस को टेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ जो समझने वाली है कि क्यों हम पीएच को कहते हैं माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा है, अगर ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच की रीडिंग कम होगी। ठीक है ना? तो या ये कह सकते हो आप कि पीएच स्केल की अगर रीडिंग कम है तो उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि पीएच स्केल जो मेजर करता है वो 0 से लेकर 14 तक मेजर करता है। इसकी रीडिंग 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें हम 7 को न्यूट्रल वैल्यू कहते हैं, क्योंकि बीच की वैल्यू है उसे हम 7 को न्यूट्रल वैल्यू कहते हैं। तो 0 से लेकर 7 तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और अगर पीएच स्केल उनको शो करता है, कलर से इंडिकेट करता है वो, तो अगर पीएच स्केल उस किसी भी कलर को, ऐसे कलर को इंडिकेट करता है जो कि 0 से 7 के बीच में आता है, तो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं कि वो एसिडिक है। और अगर पीएच स्केल पर आपने किसी सॉल्यूशन में पीएच पेपर को डिप किया, पीएच पेपर ना बिल्कुल एक लिटमस पेपर की तरह होता है, लेकिन उसमें इस तरीके के बैंड्स बने होते हैं, कलर्ड बैंड्स। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में पीएच पेपर को डिप करते हैं और उसमें आपको से ऐसे कलर्स इंडिकेट होते हैं जो पीएच नंबर 8 से लेके 14 तक कोई भी इंडिकेट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन है या ये सॉल्यूशन बेसिक है। देखिए, आपका ना सीबीएसई में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर आपको पीएच पेपर पर ग्रीन कलर मिला तो आप क्या कह सकते हैं, इसकी एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो आप ये देखो, ग्रीन कलर ना आपको या तो न्यूट्रल में मिल रहा है, न्यूट्रल से लेकर थोड़ा माइल्ड एसिड ये बेसिक तक मिल रहा है, एसिडिक की तरफ नहीं है ग्रीन कलर। तो अगर आपसे कहा जाता है लाइट ग्रीन कलर है और पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें कौन सा पीएच, मतलब क्या पीएच होगा इसका, तो आप कहेंगे इसका पीएच 7 होगा। अगर वो कहते हैं डार्क ग्रीन है तो इसका पीएच वेरी करेगा 9 से लेकर 10 तक, बल्कि लाइट ग्रीन भी अगर आप कहते हैं तो 7 या 8 का पीएच शो कर रहा है वो। ठीक है ना? आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ पीएच याद भी करने पड़ेंगे, जैसे गैस्ट्रिक एसिड, हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस, स्टमक जो हमारे जूसेस रिलीज़ करता है उनको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वो काफ़ी एसिडिक होता है। उसका अगर आपको ना बिल्कुल लर्न करके जाना होगा, उसका पीएच रीडिंग होती है 1.2। इसीलिए उसमें रेड कलर का, अगर आपने गैस्ट्रिक जूसेस में पीएच पेपर टेस्ट किया तो उसमें रेड कलर का इंडिकेटर आएगा। लेमन जूस, जो नींबू पानी हम पीते हैं, नींबू का जूस निकलता है, तो उसका पीएच होता है एग्जैक्टली 2.2। ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, फिर मिल्क भी थोड़ा एसिडिक होता है। प्योर वाटर 7 होता है, वैसे तो डिस्टिल्ड वाटर का 7 होता है, उसी को हम प्योर वाटर कहेंगे। लेकिन वाटर का, आप अगर वाटर का पूछा तो 7 to 7.4 लिखिएगा, क्योंकि
क्या होता है, जो पानी है उसमें मिनरल्स भी मिले हुए होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से कई बार उसका pH 7 से लेके 7.4 तक आ जाता है। और इसमें कोई गलत नहीं है, ये भी वैसे न्यूट्रल उसमें ही आया, एसिडिक नहीं होता लेकिन ये। और आपके ये जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन होगा उसका pH 14 होता है, जो कि यूजुअली NaOH जो कि हम स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं उसका pH 14 ही रहता है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ जाता है कि हायर द pH वैल्यू, तो हायर द pH वैल्यू तो क्या होगा, बेसिक इज द सॉल्यूशन। लोअर द pH वैल्यू तो क्या होगा, एसिडिक विल बी द सॉल्यूशन। और pH वैल्यू हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है, मोर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ pH। इस चीज़ को मत भूल जाना, क्योंकि ये कई बार आपका असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ जाता है और कई बार MCQ में भी आ जाता है कि हायर दी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा pH की वैल्यू, लोअर दी pH वैल्यू। तो इसको बहुत ध्यान से रखना। अच्छा, pH हमें स्टडी क्यों करना है, pH हमें इसलिए स्टडी करना है कि हमें एक तो pH से ये पता चलता है कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। दूसरी बात, pH का हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारी खुद की बॉडी जो होती है वो pH 7 से लेकर 7.8 तक में ही काम करती है। मतलब अगर, और आप ये देखो ना, 7 से 7.8 तक का जो pH है वो एल्कलाइन की तरफ है, तो और ना ही बहुत स्मॉल माइल्ड एल्कलाइन है, बहुत एसिडिक तो बिल्कुल ही नहीं है और बहुत ज़्यादा एल्कलाइन नहीं है। तो यानी हमारी बॉडी जो काम करती है वो न्यूट्रल से स्लाइटली एल्कलाइन में, वेरी स्लाइटली माइल्ड एल्कलाइन, दैट इज 7.8 तक में काम करती है। इसको हालांकि 7.8 को हम बेसिक उसमें भी नहीं गिनते हैं। 7 और 8 का जो pH है वो एक तरीके से न्यूट्रल pH में ही आ जाता है। तो हमारी बॉडी, जो ये भी याद रखना है आपको, हमारी बॉडी काम करती है 7 to 7.8 के pH पर। अच्छा, आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। एसिड रेन जो कि हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी थोड़ा डिटीरियोरेट कर रहा है, और ये किस वजह से होती है ये एसिड रेन। एसिड रेन ना बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में ही जो हम पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हम खुद अपनी एक्टिविटीज़ से, फ्यूल बर्निंग से, मोर एंड मोर व्हीकल से, व्हीकल के पोल्यूशन से, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता जा रहा है। तो जब रेन वाटर पोर होता है, जब रेन वाटर रेनी सीजन में जब रेन वाटर नीचे आता है, तो वाइल कमिंग डाउन दिस रेन वाटर एक्चुअली रिएक्ट्स विद दोज एसिड्स जो गैसेस फॉर्म में है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। तो इन ऑक्साइड्स के साथ जब पानी रिएक्ट करता है, रेन वाटर रिएक्ट करता है, तो जो सोल्यूशन बनता है उसका ना pH 5.6 से नीचे अगर चला जाए तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। और ये जो एसिड रेन है ना, ये हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए तो है ही नुकसानदायक। हमारे मॉन्यूमेंट्स की शाइन, उनके पत्थर की जो पॉलिश हुई होती है उसको ख़राब करती है, डैमेज करती है। उसके अलावा हमारी सॉइल को भी एसिडिक बनाती है, क्योंकि पानी अल्टीमेटली रेन वाटर कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। और अगर एसिड रेन में हम भीग गए हैं, हमें पता नहीं चलता है कि एसिड जो रेन हो रही है वो एसिडिक रेन है या नहीं, लेकिन अगर हम बारिश में भीग गए हैं तो हमें घर आकर नहा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एसिड रेन है वो हमारी स्किन को भी डैमेज करती है। तो अगर हमें पता है या नहीं पता है, वैसे तो अगर एसिड रेन होती है तो स्किन में इरिटेशन शुरू हो जाती है, तो फिर भी हमें बारिश में अगर हम भीग गए हैं तो हमें घर आके मुँह हाथ धोने चाहिए, नहा लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है।
अच्छा, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सबका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। प्लांट्स भी जो ग्रो करते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही ग्रो करते हैं, यानी सॉइल जो है अगर हाईली एसिडिक हो जाएगी या हाईली बेसिक हो जाएगी तो प्लांट्स की ग्रोथ को डैमेज होगा। तो अभी जैसे मैंने एक कॉज बताया था कि एसिड रेन अगर आती है और अर्थ पर गिरती है तो डेफिनेटली जो सॉइल है हमारी वो भी एसिडिक नेचर एक्वायर कर लेगी। अब एसिडिक नेचर में प्लांट्स का ग्रो होना मुश्किल होता है, और इसके अलावा विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड चाहिए होती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, ये जितने भी केमिकल्स हैं इसकी वजह से भी सॉइल थोड़ी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक सॉइल में प्लांट्स का ग्रो होना मुश्किल होता है बिकॉज एसिडिक सॉइल डैमेज दी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स ऑल्सो। तो इसलिए फार्मर्स ये भी चेक करते हैं बिफोर, अब आजकल देखिए इतनी टेक्निक हो गई हैं, तो फार्मर्स को भी सॉइल टेस्ट करवा लेनी चाहिए कि अगर सॉइल एसिडिक है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, अगेन अगर एसिडिक है कोई चीज़ तो उसे न्यूट्रलाइज कर दो बेस के साथ। तो एक प्रोसेस होता है लाइमिंग, मतलब LIMING, लाइमिंग मतलब आप ये रिलेटेड है बेसिकली सॉइल को ट्रीट किया जाता है लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन पाउडर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इफ़ यू रिमेंबर लाइमस्टोन पाउडर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर्स को अगर मिक्स किया जाए सॉइल में तो सॉइल का एसिडिक नेचर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो तब जाके हम उस सॉइल को इट बिकम्स फिट फॉर फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स। तो इसीलिए आप देखो पीएच टेस्ट करने का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में। इवन हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है, ये हमने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा है। तो ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हालांकि इस एसिड का हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर आपने कुछ भी खाया या कुछ बोल रहे हैं या सांस भी ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जर्म्स की एंट्री हमेशा रहती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है, इन बैक्टीरियाज को, इन जर्म्स को, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेचुरली अंदर किल कर देना। क्योंकि इतने बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, अगर उन बैक्टीरियाज के साथ हम जिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमको लग जाएंगी। तो नेचुरली हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइंड है कि हमारे स्टमक में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता रहता है। अब क्या होता है कि हम अगर ज़्यादा टाइम खाली पेट रह गए तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्यूमुलेट होता जाता है, तो हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और यही नहीं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनकी थोड़ी भूख कम हो जाती है, वो कम खाते हैं। अब कम खाएंगे तो लेकिन स्टमक तो एसिड रिलीज़ कर रहा है, तो वो एसिड रिलीज़ होते होते अगर कोई खाना नहीं पूरा खा रहा है या उसको ज़्यादा भूख नहीं लग रही है या लॉन्ग आवर्स तक कोई फास्टिंग पीरियड पर है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो एसिड होता है ये हमारे स्टमक की जो लेयर है, इनर लाइनिंग है, उसी पर एक्ट करने लगता है और एसिडिक बिहेव करेगा। ये एसिडिक बिहेव मतलब वो कोरोसिव हो जाता है, उसमें उसको इरिटेशन देता है, पेन देता है, ठीक है, हमारे स्टमक को। और वो इरिटेशन एंड पेन फिर थ्रोट में और ईसोफेगस में हमको महसूस होता है। तो इसको भी रिलीज़ करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटाएसिड्स बनाए गए हैं। दीज आर दी मेडिसिन्स, या ये कह लीजिए ये सिरप्स होते हैं, मेडिसिन ही हैं, और इनको हम एंटाएसिड्स कहते हैं। और ये एंटाएसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये होंगे बेसिक इन नेचर। डेफिनेटली इनको बेसिक इन नेचर होना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें क्या न्यूट्रलाइज करना है, एसिडिटी। दैट मीन्स एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना है, तो इनको होना पड़ेगा बेसिक इन नेचर।
तो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम इसलिए कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आप केमिकल फॉर्मूला कहें तो ये है MgOH होल ट्वाइस, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आपने देखा होगा उनकी टेबल के पास ये पिंक कलर की एक दवाई रखी होती है, और कभी ये डाइजीन के नाम से आती है, ऐसे ही और भी ब्रांड्स हैं जैसे ये जेल्यूसिल के नाम से है। तो इसमें बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इट इज़ अ बेस। किस लिए बनाया गया है? क्योंकि हमारे स्टमक में HCl है जो एसिडिटी कॉज करता है, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, जिसको हम एंटासिड के नाम से मेडिसिन के तौर पर बेचते हैं। अब पीएच की ही बात करें तो और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो डीके ऑफ टूथ, कई बार देखिए वी ऑल शुड लर्न दीज हेल्दी हैबिट्स दैट वी शुड ऑलवेज ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, लेकिन फिर भी अगर कभी टूथ डीके हो रहा है तो ये भी जानना ज़रूरी है, इसके पीछे भी एक साइंस है कि टूथ डीके होता कैसे है। बेसिकली हमारा जो टूथ है उसके में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये बात आपको बचपन से ही पढ़ा रहे हैं कि इन आर बॉडी द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज द टूथ इनेमल। टूथ इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। आपका इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है और इससे ये करोड नहीं होता इतनी आसानी से। जैसे हम कुछ खाना खा रहे हैं या आप कुछ भी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि दांतों के बीच में खाना कई बार उसके रिमेन्स रह जाते हैं, ठीक है। अब इसको जब रिमेन्स रह जाते हैं या तो हम रिंसिंग कर लें या टूथब्रश से उसको निकाल दें तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने प्रॉपरली ट्वाइस अ डे पेस्ट नहीं यूज़ किया है या ब्रशिंग नहीं की है, और चलिए एक बार भी किया है लेकिन फिर वो अटका तो रहता है कई बार खाना, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया, मैंने अभी आपको बताया था कि बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में एंटर करते रहते हैं, तो जो रिमेनिंग फूड है टूथ में हम उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उसको मतलब वो बैक्टीरियाज के लिए भी फूड हो गया ना। तो अब उस फूड को जब वो उस पर एक्ट कर रहे होते हैं बैक्टीरियाज, तो दे रिलीज एसिड्स। और अगर हमने अपने टीथ अच्छे से ब्रश नहीं किए हैं तो धीरे धीरे ये बैक्टीरिया जो एसिड्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, ये एसिड्स हमारे इनामल को डीके करेंगे। चाहे इनामल कितना ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन बैक्टीरिया जो एसिड्स रिलीज़ करते हैं उसकी वजह से ये डीके होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो हमारे टूथपेस्ट जो हैं ये बेस के बने होते हैं, इसीलिए सोपी होते हैं ना, बेसेस आर सोपी इन टच। और जब हम टूथब्रश कर रहे होते हैं तो ये टूथपेस्ट से हमारे मुंह में उसका झाग बनता है, फोम बनता है, तो दैट इज़ ऑल्सो सोपी इन टच बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो बैक्टीरिया जो एसिड को रिलीज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है। ऐसे एक और हमारा एवरीडे लाइफ में अगर कभी बी स्टिंग हो जाए या एंट स्टिंग हो जाए तो उनके स्टिंग से भी हमारे स्किन पर बड़ा इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टिंग से एसिड इंजेक्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अब ये जो एसिड है तो डेफिनेटली कुछ तो लगाएं ताकि हमें ट्रीटमेंट मिले जो बेसिक इन नेचर हो। तो बेकिंग सोडा इज़ वन ऑफ द माइल्ड बेस विच इज़ यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम दी एबीज और एंट्स का जो एसिड इंजेक्ट हुआ है उससे। तो इट इज़ अ माइल्ड बेस बेसिकली। ओके, दिस वे अगर आप देखें किस तरीके से हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ समझी। ऐसे ही और भी एसिड्स हैं जैसे नेचुरली अकरिंग एसिड्स, हालांकि इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं।
विनेगर यानी सिरका, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज, संतरे में सिट्रिक एसिड। टैमरिंड इज इमली, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड होता है उसमें। कर्ड, दही, दही में लैक्टिक एसिड। सार मिल्क इज कर्ड ओनली एंड कर्ड इज दही। लेमन में सिट्रिक एसिड है। एंट स्टिंग जो अभी हम बात ही कर रहे थे उसमें मेथेनोइक एसिड है। नेटल स्टिंग, बताए नेटल स्टिंग क्या होता है? इसमें भी मेथेनोइक एसिड है। नेटल स्टिंग एक प्लांट होता है और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बिच्छू घास। तो इसके पास से भी अगर गुजर जाएं और आपको ये टच हो जाए तो ऐसा लगता है किसी कीड़े ने, किसी ततैया ने डंक मार दिया हो। और इसमें ना बहुत सारे स्टिंग एक साथ चुभते हैं, एक साथ कई सारे कांटे चुभते हैं, तो उसमें इसके स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड होता है, तो बड़ा इरिटेशन होता है। तो नेचर ने ना ये बहुत अच्छी चीज़ की हुई है कि अगर कोई परेशानी दी है तो उसका सोल्यूशन भी दिया है। तो नेटल स्टिंग एक प्लांट है, उसी के बगल में ना एक और प्लांट उगता है, उसको हम कहते हैं डॉग प्लांट। और डॉग प्लांट के अगर वहाँ के ना नेटिव्स जब भी पहाड़ी इलाके में जो वहीं के पहाड़ी लोग होते हैं, नेटिव्स होते हैं, उनको पता होता है कि बिच्छू घास के बगल में वो कौन सा प्लांट है जिसको घिसने से फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है, यानी वो बेस का काम करता है, और उस प्लांट का नाम है डॉग प्लांट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये नॉलेज है। हमारे नेचर में सभी कुछ प्रेजेंट है, एसिड है तो बेस भी है, इनके कोई डिसएडवांटेजेस हैं तो फिर उसका सोल्यूशन भी है, इनसे कोई नुकसान है तो उसका भी सोल्यूशन निकल आता है। तो इस तरीके से हम अगर एसिड्स एंड बेसिस के पीएच के बारे में जानते हैं और वो पीएच अगर सूटेबल नहीं है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एसिड और बेस के पीएच के बारे में जानना। अब यहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में और बताते हैं आपको, मोर अबाउट सॉल्ट्स में, वेयर इन वी विल बी टॉकिंग अबाउट पीएच ऑफ सॉल्ट्स। देखिए, जहाँ पे पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात की तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टडीज़ के लिए, दैट इज़ पीएच ऑफ सॉल्ट्स। क्या होता है कि हमने बात की थी जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे थे, तो हमने कहा था कि एसिड का जब भी रिएक्शन बेसिस के साथ होता है तो सॉल्ट बनता है, ठीक है ना, एंड वाटर बनता है। तो यानी अगर हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो सॉल्ट किससे फॉर्म हुआ है? सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। अब हमने ये भी बात की थी कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। सिमिलरली बेस भी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं H पॉजिटिव आयंस में, और वीक एसिड्स वो होते हैं जिनके H पॉजिटिव आयंस आयोनाइज तो होते हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं होते हैं। सिमिलरली बेसिस में भी वही होता है, कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। अब अगर ऐसा सॉल्ट है जो कि बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, उस सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि दोनों एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो कंपैरेबल है, दोनों एक ही स्ट्रेंथ के हैं, तो इसलिए उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनसे जो ये सॉल्ट बना NaCl, तो ये है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट है तो भाई तभी तो हम खा पाते हैं इसको। हमारा जो एडिबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, जो मम्मा आपके सब्जियों में या पराठों में डालती हैं, वो कौन सा सॉल्ट है? वो NaCl ही तो है। और हम क्यों खा पाते हैं उसको? क्योंकि वो न्यूट्रल इन नेचर है। आई होप अब आपको ये हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही अगर कुछ सॉल्ट्स ऐसे बनते हैं जो जिसमें एसिड कंपोनेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन बेस कंपोनेंट वीक था, तो उन सॉल्ट्स का जो पीएच होता है ना वो लेस देन 7 आता है। यहाँ पे एक और चीज़ बताना ही चाहूँगी, सॉल्ट अगर न्यूट्रल है तो इसका पीएच होता है 7।
अगर सॉल्ट एसिडिक है तो इसका pH होगा आपका लेस देन 7। और ये बात कैसे पता चलती है कि सॉल्ट एसिडिक है? उसका एसिड कंपोनेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड बेस कंपोनेंट इज वीक। एग्जाम्पल, HCl को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो अगर इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है एंड दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो HCl था वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस था दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो वीक बेस है, तो इसलिए जो सॉल्ट बना वो एसिडिक सॉल्ट बना। अब ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें एसिड तो वीक हो लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे सॉल्ट का जो pH है वो मोर देन 7 आएगा। जैसे एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। अब NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका क्या बन गया? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट जो है ये बेसिक सॉल्ट होता है क्योंकि ये किससे बना है? एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है और इसमें एसिड जो यूज़ किया गया था, एसिड कंपोनेंट जो था वो वीक एसिड है। एसिटिक एसिड से एसिड सोडियम एसिटेट बना, तो दिस इज़ अ बेसिक सॉल्ट। देन देयर कुड बी अ केस जहाँ पे वीक एसिड है, वीक बेस है, यानी दोनों की स्ट्रेंथ pH स्ट्रेंथ सेम है, तो ऐसे में अगेन जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जैसे कि हमने एसिटिक एसिड जो कि बताया था ये वीक एसिड है, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बताया था वीक बेस है। जब इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें CH3COONH4 यानी अमोनियम एसिटेट मिलता है जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है और इसका pH भी आपका 7 आएगा। तो इस तरीके से अगर हमें pH पता होता है सॉल्ट्स का, ऐसा नहीं है कि हमने pH सिर्फ एसिड्स और बेसिस का हम टेस्ट कर सकते हैं, हम सॉल्ट्स का pH भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें सॉल्ट्स का pH भी पता होता है, उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि सॉल्ट न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए कितनी कमाल की नॉलेज है pH को जानना। एंड pH इज अगेन थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज करते हैं। pH क्या है? pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे फिर से रिकॉल कराऊंगी, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम ही बात होगी। pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। pH की वैल्यू कम है तो यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मोर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ pH scale. Lesser will be the value of pH scale, that means the solution is acidic. If pH scale is giving a higher value than 7, then that the solution is a basic solution. I hope आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन स्टे स्टडीइंग एंड कीप क्लियरिंग योर डाउट्स नाउ एंड देन। थैंक यू।